हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी के लिए ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं। अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है अपने फर्म के मैनेजमेंट के लिए एंड उसका बिहेवियर पता करना है। ओके, इसका डेरिवेशन कहाँ कहाँ से हुआ है। ऑब्जर्वेशन से, अगर हम उन मैनेजमेंट को हमने देख के पता किया है कि ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, तो ऑब्जर्वेशन से पता चला है और एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला है। ठीक है, अब उसके नेचर पे आते हैं। नेचर कैसे, यानी कि नेचर किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनका नेचर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। यानी कि हम इन प्रिंसिपल्स को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं उनकी साइज़ और नेचर को जज ना करते हुए। यानी कि हमें उनके साइज़ और नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। ओके, और एंड जनरल गाइडलाइंस, they do not provide ready-made straight-jacket solution, that is they have to be adjusted as per the demand of patient. ये एक जनरल गाइडेंस है, यानी कि हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से। ओके, एंड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एंड ये फॉर्म किससे हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इसमें बताया प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब आते हैं फ्लेक्सिबल। दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो, दे आर नॉट रिगिड, यानी कि हम इनमें कोई भी चेंज कर सकते हैं हमारे सिचुएशन के, हमारे बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, मेनली बिहेवियरियल, दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर एज ऑल वर्क इज डन बाई ह्यूमन बींग्स। ये एक ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। ओके, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इंटेंडेड है। अगर कोई कॉज होगा तभी उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल्स में भी, इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी होता है। ओके, अब आते हैं कॉन्टिजेंट। दीज application demand on the prevailing condition at a particular point of time. Importance, providing manager with useful insight into reality, यानी कि ये मैनेजर को एक रियलिटी में जाने का एक मौका देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम इनको यूज़ करके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजंस, दीज आर साइंटिफिक डिसीजंस। ओके, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट वैसे हम चेंज कर सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं ये प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में भी काम आ सकते हैं, एजुकेशन में भी, रिसर्च में भी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ओके, अब आते हैं फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल्स कौन है, फ्योल्स हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने अलग दिए थे। ठीक है, हम उन्हें पढ़ेंगे। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि पूरे टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उनको डिफरेंट इंडिविजुअल्स में दे देना, छोटे छोटे पार्ट्स को, यानी कि काम का बोझ कम हो जाना एक इंसान पर से। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो अलग अलग टर्म है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, अथॉरिटी अलग है। ओके, डिसिप्लिन, ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हमारे ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, यानी कि हमको जितने भी ऑर्डर्स दे वो एक इंसान ही दे, ना कि अगर दो इंसान दे रहे हैं तो आपको नहीं पता आप किसके ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तो हम आते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि हमको जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय, पे शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो हम उनको सैलरी देंगे एम्प्लॉयज़ को वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्केलर चेन,
चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चेन ऑफ कमांड भी फॉलो होनी चाहिए एंड चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर पे। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरी थिंग एंड एवरी वेयर, यानी कि हर चीज़ के लिए एक प्लेस होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इक्विटी। फेयर ट्रीटमेंट विद एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मेक प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हमको अपने एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए ताकि एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते रहें। तो अब हम आते हैं इनिशिएटिव पे। एनकरेज वर्कर्स टू मेक एंड एग्जीक्यूट प्लान, यानी कि वर्कर्स को हमको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब एस्प्रेड द क्रॉप्स मीन्स टेक स्टेप टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को टीम स्पिरिट की तरह वर्क करना चाहिए, उनके अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में इसके, ओके।